एज यू नो वी हैव कम्प्लीटेड ऑलमोस्ट अ चैप्टर, ये चैप्टर बस कम्प्लीट ही हो गया। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, हम कहते हैं स्लेवरी कहते हैं ग़ुलामी को। ओके, ये जो ग़ुलामी का सिस्टम था, एबोलिशन कहते हैं ख़त्म करना, ये दास प्रथा थी, इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया था। वन ऑफ द मोस्ट एवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजेम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज। यू नो कि जो फ्रांसीसी रिवोल्यूशनरी थे, इट मीन्स हम कह सकते हैं जो फ्रांस के अंदर फ्रेंच कॉलोनीज़ का जो एबोलिशन होने वाला था, कॉलोनीज़ का जो उपनिवेश है उन सब का ख़त्म होने वाला था, क्योंकि जैकोबिन क्लब्स आए, सोशल रिफॉर्म सुधार हुए, सोशल रिफॉर्म के सुधार करने को ये रिवोल्यूशन हो चुकी थी। आपको बताइए जो कॉलोनीज़ थी उनको क्या करना था, अब बिल्कुल ख़त्म करना था, फ्रीडम चाहिए थी। द कॉलोनीज़ इन द कैरेबियन, मार्टिनिक्यू, Guadeloupe and the Saint Domingo were important suppliers of the commodity such as the tobacco, indigo, sugar and coffee. तो ये कॉलोनीज़ क्या ऐसा था, देखिए हम ये लोग ऐसे थे कि कैरिबियाई लोग थे और मार्टिक्यू, ये लोग क्या करते थे कि सप्लाइज़ करते थे, क्या करते थे कमोडिटीज़ कहते हैं चीज़ों को, वस्तुओं को, जो तंबाकू, इंडिगो, नील होता था, चीनी, कॉफ़ी, इन सब की क्या करते थे, सप्लाई करते थे। बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meet a shortage of labor on the plantation. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट क्या निकल कर आ रहा है। जो और भी यूरोपियन लोग थे वो क्या करते थे, दूर जगहों पर जाते थे और क्या करते थे, काम करवाते थे, शॉर्टेज ऑफ लेबर की वजह से प्लांटेशन में वर्क कराते थे। सो दिस वॉज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकन। तो ये देख सकते हैं ट्रायंगुलर बना हुआ था, थ्री टाइप का बना हुआ था। इसमें क्या हो रहा था, गुलामी वाला बिजनेस चल रहा था कि यूरोप के बीच, अफ्रीका एंड अमेरिकन के बीच। द स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th सेंचुरी। तो जितने भी स्लेव का सिस्टम चलता था, मतलब इट मीन्स गुलामों का दास प्रथा चलती थी। एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाया जाता था और क्या करते थे, उनसे फिर काम करवाया करते थे। ये 17th सेंचुरी में कॉमन बात थी। French merchants sailed from the ports of the Bordeaux, Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. क्या होता था कि जब उन लोगों को प्लांटेशन में काम करने के लिए लोग चाहिए थे तो जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो जाते थे बोर्डेक्स, इन जगहों पर जाते थे और अफ्रीकन किनारों पे, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वहाँ से उन लोगों को, गुलामों को ख़रीदते थे। लोकल आदमी उससे, वहाँ के जो सरदार होते हैं, उनसे ख़रीदते थे। Branded and shackled, the slaves were pegged tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. बस यही होता था कि ब्रांडेड जो होते थे, क्योंकि वर्कर भी एक टाइप्स के होते थे, उन लोगों को लाने के लिए वो लोग शिप में भर दिया करते थे, टाइटली भर दिया करते थे। वो 3-3 महीने की लंबी लंबी समुद्री यात्रा पर भेजा करते थे। एटलांटिक जो से लेकर कैरिबिया तक हर जगह उनकी ट्रैवल कराया करते थे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, और जो प्लांटेशन ओनर उनको बेच दिया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन, गुलाम, क्योंकि उन लोगों से, गुलामों से बस काम करवाना था और उन लोगों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, खाना था, दिया, वरना वो भी नहीं। और उसके लिए शुगर, कॉफ़ी, इन सब के लिए उन लोगों से काम कराया जाता, क्योंकि प्लांटेशन में वर्क करने के लिए सस्ते लेबर की ज़रूरत पड़ती थी और उन लोगों का काम करवाया जाता था। पोर्ट सिटी लाइक बोर्डेक्स एंड नांते ऑन डेयर प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। जो पोर्ट सिटीज़ है ना, ये जगहों का नाम है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो है स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा कॉमन था। सो यू कैन सी थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वर लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। तो हम देख सकते हैं कि ये 18th सेंचुरी का टाइम था कि थोड़ा बहुत कमेंट देखा जाता है स्लेवरी पर फ्रांस के अंदर, बहुत कम कमेंट बचे थे। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स about whether the right of men should be extended to all French subjects including those in the colonies। तो नेशनल असेंबली आपको मालूम है बना दी गई थी, इसमें डिबेट होना शुरू हुई। होने के बाद ये देखा गया कि जो अधिकार हैं, राइट्स के थे, इंसानों के अधिकारों को
इनको पढ़ाया जाए सारे सब्जेक्ट जो लोग हैं उन लोगों के लिए, या सब कॉलोनीज नहीं होने, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ, लेकिन कोई कानून पास नहीं होगा। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड, लेकिन ये भी देखा गया क्योंकि अगर जो स्लेव थे उन लोगों को अगर अधिकार दिए जाते तो जो बिजनेसमैन है उन लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता, तो क्योंकि उनका डर था कि वो लोग बिजनेस में क्या करें, क्योंकि वो डिपेंड ही उन्हीं पे थे, उन लोगों से काम करवाते थे और उनकी इनकम ख़त्म हो जाती। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 legislated to free all slaves in the French of overseas possession। फिर हाँ कुछ टाइम के बाद ये फाइनली डिसीजन ले लिया गया कि 1794 में कि जितने भी ग़ुलाम हैं फ्रेंच के अंदर उन सबको समुद्र के पार जो रहते समुद्र से पार कर आए उन सबको फ्री कर दिया जाए। दिस हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मेजर 10 years later। ये रिज़ल्ट कैसे भी करके लेकिन आया 10 साल इसको लगा। नेपोलियन इंट्रोड्यूस स्लेवरी प्लांटेशन ओनर अंडर स्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब आपको नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दी थी हमने कि नेपोलियन ने दोबारा से ग़ुलामी फिर पैदा कर दी थी फ्रांस के अंदर। प्लांटेशन ओनर भी समझ गए थे जितने भी मालिक थे प्लांटेशंस के कि वो फ्रीडम जो है ये सब अधिकार है निग्रोज का, ये सब इन लोगों का इंटरेस्ट, तो उनको पीछा करना शुरू कर दिया, मतलब परस्यूट करना शुरू कर दिया। सिर्फ फिर बाद में क्या हुआ कि स्लेवरी वाज फाइनली एबॉलिश इन फ्रांस कॉलोनीज इन 1848। लास्ट में 1848 के अंदर फ्रांस के अंदर से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस में यही होता था कि जो कारोबार था ये सब बिजनेसमैन लोगों के काम थे, वो प्लांटेशन में काम करने के लिए दूसरी जगहों से ग़ुलामों को बुलाया जाता था। वो कुछ इंडिया से भी गए थे, लेकिन लास्ट में कैसा हुआ कि वो सब ख़त्म होता चला गया। फ्रांस में से भी जितनी स्लेवरी सिस्टम था वो सब ख़त्म हो गया। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल। ओके, सो वी विल फिनिश दिस चैप्टर सून। ओके, इट्स एनफ फ्रॉम माय सेल्फ। गुड बाय।